Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 8.4.2 ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, प्लूरलिज्म एंड होलिज्म। अब देखिए, परंपरागत जो भारतीय समाज था वह किस सिद्धांतों पर था? हायरार्की का और प्लूरलिज्म का और होलिज्म के ऊपर। इसके बारे में अभी हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। Hierarchy implies the ordering of units, which constitute a system of relation to the whole in a superior-inferior gradation. For example, the Brahmins, who are believed to have emerged from the mouth of the Creator, occupy the highest position as compared to Sudra, who is believed to have emerged from the feet of the God. अब देखिए, हायरार्की था। हायरार्की का मतलब क्या हुआ? कौन किस ऑर्डर में रहेगा, ठीक है? कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण जो है, ये माना जाता था कि वो भगवान जो कि हमारे जन्मदाता है, क्रिएटर, उनके मुख से आए हैं, फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रिएटर, इसलिए उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। और जो शूद्र थे, ये माना जाता है कि वो भगवान के पैरों से आए हैं, इसलिए उनको नीचे स्थान दिया। आप जानते होंगे, ब्राह्मण होते थे, सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और उसके बाद शूद्र। शूद्र जो होते थे वो स्लेव्स होते थे, वो गुलाम होते थे। हायरार्की मैनिफेस्टेड इटसेल्फ not only in the system of caste and sub-caste stratification, but it also depends upon the Hindu concept of occupational life cycles, age grades and moral duties. For example, traditionally, the Shudra could not take up the occupation of a priest or teaching. अब देखें, यहाँ पे जो हायरार्की है उसमें कास्ट का सिस्टम था और सब कास्ट भी था, ठीक है। अब जो हिंदू कॉन्सेप्ट है उसमें लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, ये उनके कास्ट के हिसाब से देखा जाता था। उदाहरण के लिए, परंपरा के रूप में जो शूद्र थे वो पुजारी नहीं बन सकते थे, या वो पढ़ा नहीं सकते थे, वो टीचर नहीं बन सकते थे। While the concept of hierarchy manifests inequality in every aspect, it allocates a secure and definite place to each individual and caste group. For example, the potter makes clay pots to earn his living. अब देखिए, जो हायरार्की था, ठीक है, मतलब पोजीशन, हाईएस्ट लोअर पोजीशन का जब सिस्टम था, तो इसमें हर एक जगह पर असमानता थी, इनइक्वालिटी था। तो इसकी वजह से हर एक व्यक्ति का अपना एक जगह था, एक निश्चित जगह था समाज में, कास्ट में। जैसे कि अगर कोई कुम्हार है, पॉटर है, तो वो मिट्टी का ही सामान बनाएगा और उसी से अपना आजीविका जिएगा, पैसा कमाएगा, जीवन जिएगा, वो कोई और काम नहीं कर सकता था। इट इज़ हिज सिक्योर वे ऑफ अर्निंग मनी बिकॉज नो अदर कास्ट और सब कास्ट हैज़ द राइट टू इंटरफेयर इन हिज ट्रेड। अब देखिए, अब यहाँ पर जो पॉटर था वही सिर्फ मिट्टी का काम करता और किसी और कास्ट को या सब कास्ट को ये अधिकार नहीं था कि वो मिट्टी का काम करे। तो इसलिए उसका लाइफ सिक्योर रहता था, क्योंकि वो मिट्टी का काम करते थे और वो पैसा कमाते थे, कोई और इसके काम में इंटरफेयर नहीं करते थे, दखल नहीं देते थे। फिर आता है प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट। प्लूरलिज्म एज अ वैल्यू implies टॉलरेंस ऑफ अदर स्टाइल ऑफ लाइफ while प्रिजर्विंग one's own। अब प्लूरलिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसा मूल्य है कि आप दूसरों को भी बर्दाश्त करेंगे और आपका अपना जो जीने का तरीका है आप उसको भी रखेंगे। आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि वो आपके हिसाब से जिए, जो जैसा जी रहा है जीने दो, लेकिन आप जिस तरह से जी रहे हैं आप भी वैसे ही जिएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म वॉज एसेंशियली टॉलरेंट एंड इंस्टेड ऑफ अब्रप्टली कन्वर्टिंग इट ग्रेजुअली असिमिलेटेड अदर फेथ्स। उदाहरण के लिए, जो हिंदुइज्म है, जो लोग हिंदू धर्म मानते हैं, ये लोगों को टॉलरेट किए, ये चीज़ों को बर्दाश्त किए। जब लोग भारत में आए, हिंदू देश में आए और यहाँ पे अपना धर्म का पालन करना चाहते थे, तो वो आराम से किए। हिंदूज जो थे वो उन लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन नहीं किए। जो जिस धर्म का है, जो जो चीज़ मानना चाहता है वो अपना माने। Hindus believed in the existence of multiple paths leading to the same ultimate goal. अब जो हिंदू लोग हैं वो यह मानते हैं कि देखिए, उद्देश्य एक ही है, अल्टीमेट गोल जो है वो वही है। अब लोग अपने अपने रास्ते से जाते हैं,
Thus, the fates of other relations not only survived but also prospered for centuries in India. इस तरह से दूसरे जो संबंध हैं उनके ऊपर जो विश्वास है, ठीक है, ये सिर्फ रहा नहीं, ये बहुत विकास हुआ इसका। जैसे भारत में इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म हैं। ये सब का यहाँ पे लोग रह पाएँ, अपने धर्म को वो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं। और भारत में हज़ारों साल से लोग अपने हिसाब से रहें। Despite the differences at the level of doctrine and rituals, the followers of different religions lived in relative harmony in India. अब देखिए, लोगों का जो रिचुअल्स था, जो परंपराएं थी, जो नियम थे, रहने के तरीके थे, हर एक स्तर में बहुत डिफरेंसेस रहा, ठीक है। बहुत सारे धर्म हैं भारत में, लोग अलग अलग धर्मों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी आज भारत में सब एक साथ रहते हैं। दिस वैल्यू सिस्टम वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द कास्ट सोसाइटी। अब ये जो जाति के हिसाब से जो समाज है उसमें यह जो मूल्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईच कास्ट हैड इट्स ऑक्यूपेशन, कस्टम, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। अब हर एक जाति का अपना काम है, अपना ऑक्यूपेशन है, कस्टम है, नीति है, नियम है, परंपराएं हैं, धर्म है। While each caste was different at one level, it was interdependent at several others. अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि हर एक जाति अब अलग अलग स्तर पर उनके बीच में अंतर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, द बार्बर्स सर्व्ड द एग्रीकल्चरिस्ट by cutting hair, and in turn the agriculturist gave the barber a certain amount of grain after the harvest. अब उदाहरण के लिए देखिए, जो बार्बर है, जो लोग बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जो खेती कर रहे लोग थे, किसान थे, किसान का वो बाल काट दिया, और जो किसान थे वो बदले में जो बाल काटने वाला है, बार्बर है, उसको कुछ अनाज दे दिया। तो इस तरह से लेन देन होता था, तो लोग एक दूसरे के साथ रहते थे और आज भी रहते हैं। Holism assumed a relationship between individual and group in which the latter had primacy over the former. The individual is expected to perform his duties and claim his rights, always keeping in mind the wider interest of the community. For example, in traditional India, the extended and joint families consisted of a large number of kin, including dependents, the aged, widows, अनमैरिड वंस एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्सेट्रा। अब देखिए होलिज्म क्या होता है, या इसमें एक हर एक आदमी का, हर एक इंडिविजुअल का एक समूह के संग रिश्ता है, ठीक है, जिसमें जो समूह है उसमें जो भी लोग हैं सबके साथ वो जो इंडिविजुअल है वो अपना ड्यूटीज परफॉर्म करता है, उसके जो अधिकार हैं उसके लिए आवाज़ उठाता है। जैसे आपके परिवार में, आपका परिवार एक क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, आप उसके इंडिविजुअल हैं, हर एक एक व्यक्ति से मिलकर आपका परिवार बना है। आपके परिवार में आपका कुछ ड्यूटीज़ होगा, आपके कुछ अधिकार होंगे, ठीक है, लेकिन आप जो भी काम करते हैं वह अपने पूरे परिवार को ध्यान में रख कर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे कि परंपरागत भारत में देखिए एक्सटेंडेड फैमिली होता था, जॉइंट फैमिली होता था, तो इसमें क्या होता था कि बहुत लोग रहते थे, वंश परंपरा थी, और जो बूढ़े लोग थे उनका देखभाल किया जाता था, विधवाओं का देखभाल किया जाता था, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनका भी देखभाल किया जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपंग हैं, दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप है, उनका भी परिवार में देखभाल किया जाता है। तो इसको होलिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। ऑल्दो ईच कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, yet one was expected to draw from the familial store of wealth only according to one's need. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, परिवार में जो हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने क्षमता के हिसाब से, अपने एबिलिटी के हिसाब से योगदान देता है परिवार में, लेकिन ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति का जो ज़रूरत है वो परिवार पूरा करे। This is called for self-restraints of one's want in the interest of fellow beings and the community at large. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप परिवार में देखते होंगे कि कोई एक जन कमाता है और सब कोई को चलाता है, तो एक व्यक्ति का जो ज़रूरत है, ठीक है,
वो अपनी ज़रूरतों को रोकता है और दूसरों का जो इंटरेस्ट है, ज़रूरत है, उसको पूरा करता है और पूरे कम्युनिटी का वो ख्याल रखता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी हैव एन आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। अभी तक हम लोग जो पढ़े उससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो परंपरागत समाज है, ठीक है, उसमें जो मूल्य है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेट अस नाउ डिस्कस द वैल्यूज इन मॉडर्न सोसाइटी। अभी तक हम लोग देखिए जॉइंट फैमिली में होता था ये सब, ट्रेडिशनल सोसाइटी एक अलग था, लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी हो गया है, तो इसके क्या मूल्य हैं आइए वो पढ़ते हैं। The fundamental values of the modern Indian state pursues are embodied in the Constitution of India. अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति का जो कि भारत के देश में रह रहा है, भारत के संविधान से ये पता चलता है कि उसके मूल्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं। These values are ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। अब ये जो मूल्य है वो क्या है? डेमोक्रेसी है, सबको अपना बात रखने का अधिकार है, इंसान अपने बातों को रख सकता है। सेक्युलरिज्म, कोई एक जाति को नहीं मानना है, ऐसा नहीं है कि एक ही जाति सबसे ऊपर रहेगी, सब अपना जाति, अपने धर्म, अपने हिसाब से रह सकते हैं। सोशलिज्म, सब समाज में एक साथ रहते हैं। Although this value package is Western in origin, it is applied to the Indian context with the necessary adaptation and indigenization. अब देखिए, ये जो वैल्यू है सर, ये कहाँ से आया? ये पश्चिम से आया था। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ था तब भारत में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो उसमें अलग अलग देशों का जो नियम है उन सबको पढ़कर उनसे भारत के लिए ये बनाया गया और उसको लागू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। डेमोक्रेसी बोलते हैं कि सबको एक बराबर, एक समान अवसर मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी assumes the existence of autonomous and independent individuals capable of participating in the decision making process. For example, the citizens of our country give votes to select the leaders for local, state and central governance. अब देखिए, डेमोक्रेसी क्या कहता है? जनतंत्र इसको बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ये बोलता है कि एक ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति के पास उसका निर्णय लेने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, भारत का हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो अपने स्थानीय क्षेत्र पे लोकल गवर्नेंस, स्टेट गवर्नेंस या सेंट्रल गवर्नेंस में हम लोग वोट दे सकते हैं। अब ये जो वोटिंग सिस्टम होता है, इसमें कोई भी कास्ट नहीं देखा जाता है, कोई भी आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप कुछ भी हैं, आपका जो वोटिंग का पावर है वो सब का एक बराबर है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है। सेक्युलरिज्म मीन्स रिस्पेक्टिंग एंड टॉलरेटिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली रिलीजियस कम्युनिटीज। अब देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि आप दूसरे समुदाय को सम्मान देंगे, आप उनको बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, खासकर जो धार्मिक समुदाय हैं। ठीक है, अब यहाँ बर्दाश्त का मतलब क्या हुआ? देखिए, हो सकता है आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। जिसको जो धर्म मानना है, जो पूजा पाठ करना है, वो कर सकता है। ठीक है, इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस नेशन। भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत को बहुधर्मीय राष्ट्र कहा जाता है। Such a situation called for the recognition of the distinctiveness of other religious groups and the importance of secularism as value. अब ये जो परिस्थिति है, इसके वजह से जो दूसरे धार्मिक समुदाय हैं उनको समझना और भारत में सेक्युलरिज्म का जो मूल्य है यह होना बहुत ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म मीन्स not only non-interference in the affairs of other communities, but also developing a positive appreciation of their distinct lifestyle. अब देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप दूसरे के समुदाय में दखल दें, आप ये नहीं दे सकते। ठीक है, आप किसी के समुदाय में दखल नहीं देंगे, साथ ही साथ आप सबके जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसमें आप पॉजिटिव, आप लोगों को हमेशा सकारात्मक रूप में ही लेंगे। ठीक है, और सबका विकास किया जाएगा। फिर आता है सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब आइए सोशलिज्म देखते हैं, ये क्या होता है।
The word socialism means that the production, distribution, and exchange of material resources of the community are arranged in such a way that they can serve the common good. It is opposed to the concentration of wealth in few hands and decrease monopoly. अब देखिए, सोशलिज्म बोलता है कि भारत में आप जो भी लोग भारत में रहते हैं, जितना भी उत्पादन हुआ, जो भी प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो भी सामान एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को दिया जा रहा है, सब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक बराबर होगा। सब चीज़ों का जो दाम है वो चाहे कोई भी है भारत का सदस्य, उसके लिए एक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके लिए 100 रुपया का है तो मेरे लिए 50 का होगा, ठीक है, सब एक बराबर है। तो इससे क्या होगा कि जो पैसा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं जाएगा, अब मोनोपोली नहीं होगा। अब मोनोपोली का ये मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। भारत में रेल जो है वो मोनोपोली है। क्यों? मतलब जिसका सिर्फ एक मालिक होगा, ठीक है, वहाँ पे मोनोपोली होगा। तो मोनोपोली में बहुत असुविधाएं होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी मोनोपोली देखा गया है, तो ये सही नहीं होता है। इसीलिए जो व्यवसाय है, कोशिश किया जाता है कि जितना हो सके वहाँ पे मोनोपोली ना हो। अब यहाँ पे जो हम रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी का आपको एग्जांपल दिए, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का है, तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मोनोपोली मार्केट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि इससे कस्टमर्स को लॉस होता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़।